तो दोस्तों हम पेपर 2 का क्रैश कोर्स आगे बढ़ाते हैं। पेपर 2 भी हमारा यहाँ पे YouTube पे कंप्लीटली कवर्ड है एंड YouTube के क्रैश कोर्स में जैसे कि आपको पता है कि हम एक दिन पेपर 1 की तैयारी करते हैं, ठीक है दोस्तों, एंड एक दिन हम पेपर 2 की तैयारी करते हैं। पेपर 1 में आपको मैं बता दूं रैपिडली यहाँ पर कि पेपर 1 में हम ऑलरेडी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कवर कर चुके हैं, देन चैप्टर 3 कवर हो चुका है, चैप्टर 4 भी वीडियो बन चुका है एंड देन दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर हम A1 एंड A2 कवर कर चुके हैं, देन B1 एंड B2 कवर कर चुके हैं, B3 एंड B4 की बारी आ जाए। तो रैपिड रिवीजन का एक आइडिया है कि आपको बस एक बहुत रैपिडली कि हम कॉन्सेप्ट्स के थ्रू एक थोड़ा ऐसे है कि जो अवेयर करवाएं, अवगत करवा दें, ताकि आप जाके थोड़ा सा इंस्टिगेट हो जाए, थोड़ा इनिशिएट हो जाए कि यस सर मुझे वहां जाके वो पढ़ना है, ओ ये मेरा वीक है, ये मेरा स्ट्रांग है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम हर जो अपने वीडियो के अंत में क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं, एक होमवर्क मिलता है जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होता है, फिर वो डिस्कस हो जाएगा, उसका होमवर्क मिलेगा, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा, उसका होमवर्क मिल जाएगा एंड इसी तरह से हम होमवर्क वाली जो एक चीज भी चला रहे हैं ताकि आप कमेंट करें, बताएं मुझे कि आपको कितनी पढ़ाई चल रही है, आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कमेंट्स लिखिए। बाकी बच्चे देखते हैं तो इट इनकरेजेस अदर्स कि मैं भी कुछ आंसर बनाऊं, ठीक है। देन सिमिलरली यहाँ पर भी क्वेश्चन है जो हम जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, इसको भी फिर क्वेश्चन मिल जाएगा, फिर इसको नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, यहाँ एक और क्वेश्चन मिल जाएगा, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा B3 डिस्कस करना है ट्राइबल कम्युनिटीज। ट्राइबल कम्युनिटीज दोस्तों यहाँ पर ना जो इतना 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 इंपॉर्टेंट एक लेक्चर है, एक ही लेक्चर है, उसी में सब कवर किया। इवन की जो हम पेड मॉड्यूल है वहां पर भी इसमें हम इसको शेयर करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशंस है यहाँ पर, लेकिन ये लेक्चर एक प्राइमरी सोर्स है, YouTube पर फ्रीली अवेलेबल। अगर आप पेड मॉड्यूल्स में है तो वहां भी आपको देखना पड़ता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जस्ट कांट स्टॉप स्ट्रेसिंग इट इनफ। ठीक है, तो यहां पर जो एक ही टॉपिक है डेफिनेशनल प्रॉब्लम्स, डिफाइन करना ही बहुत मुश्किल है। हु ऑल आर ट्राइब्स, ट्राइब्स की डेफिनेशन कि आप कहेंगे सर जो ऐसे लोग हो सकते हैं, मान लीजिए जो जंगल में रहते हैं वो हैं ट्राइब्स। अरे कोई जरूरी नहीं है, हमारे देश में बहुत से ऐसे ट्राइब्स हैं शहरों में रहते हैं, ठीक है। अच्छा सर उनकी जो बोली है, भाषा है वो डिफरेंट है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत से ऐसे हैं जो अर्बन एरियाज में, विलेजेस में जो भाषा बोली जा रही है वही बोलते हैं। तो सर रिलीजन नहीं होगा उनका पक्का, कुछ उनका रिलीजन कुछ और होगा या होगा ही नहीं सर। बहुत से ट्राइब्स हैं जो क्रिश्चियंस हैं, बहुत से ट्राइब्स हैं जो हिंदूज हैं, बहुत से ट्राइब हैं जो इस्लाम में भी होंगे, ठीक है। तो इसीलिए सर ये तो डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हम कि ट्राइब्स हैं कौन। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स एंड लॉट ऑफ थिंकर्स आल्सो सेड कि डिफाइन करना बहुत मुश्किल है कि ट्राइब्स हैं कौन। ठीक है दोस्तों, एक मैं आपको एक्स्ट्रा यहां बोल रहा हूं, आप एक्स्ट्रा रिसर्च कीजिएगा। जो ट्राइब्स की डेफिनेशन या ट्राइब्स जैसे हमें भारत में नजर आते हैं, वैसे ट्राइब इंटरनेशनल लेवल पर आपको नजर नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि मान लीजिए अफगानिस्तान में आप देखते हैं पठान या फिर पश्तून इलाका जो NWFP, वहां पर जो ट्राइबल इलाका है, बट दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ ट्राइब फ्रॉम द वंस दैट वी सी इन इंडिया। ठीक है, ओके। जो आपको नजर आता है कि अफ्रीका में बहुत सी कम्युनिटीज आपस में, जैसे जो सिविल वॉर या इंटरनल जो वहां पे स्ट्राइफ चलता है, जो इंटरनल लड़ाई चलती है, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सी ट्राइबल कम्युनिटीज आर वॉरिंग अगेंस्ट ईच अदर। दैट इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइब अगेन। ठीक है, तो इसीलिए जो ट्राइबल हम जो डेफिनेशन देखते हैं भारत में, दैट इज वेरी वेरी यूनिक टू इंडिया एंड काइंड ऑफ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग एज वेल। तो इसलिए प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से समझिए एंड अकॉर्डिंगली एग्जाम जब सवाल पूछे, इंटरनेशनल लेवल पे कंपैरिजन करवाए, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। ओके, देन ज्योग्राफिकल स्प्रेड, सिंपल सी चीज है कि कहां कहां पर वी फाइंड, जो ब्रॉडली हम कुछ डिफाइन करेंगे, वेरियस थिंकर्स की बात देखेंगे कि अच्छा इन्होंने ऐसे डिफाइन किया, ये ट्राइब होते हैं, इन्होंने ऐसे डिफाइन किया, अच्छा नहीं सर ये होते हैं ट्राइब। ठीक है, तो कहां कहां देखने को मिलते हैं। देन कॉलोनियल पॉलिसीज कि कैसे ट्राइबल्स को बहुत सारी बार जो कॉलोनियल पॉलिसीज ने, अंग्रेजों की पॉलिसीज ने उनके घर से उनको उखाड़ दिया एंड कैसे उसके बाद भी आज भी वो पॉलिसीज हमें नजर आती हैं कंटिन्यू होती हुई, एंड ट्राइब्स को इसीलिए संरक्षण देना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप देखते हैं कि जैसे पर्टिकुलरली अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू रिजर्वेशन मिलता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्सेट्रा को, क्योंकि जरूरी है कि अगर हम यहां पर जो इशू है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक इसी से जुड़ता है कि जब मान लीजिए हमारा देश आजाद हो रहा है, तो उस वक्त आजाद होने के वक्त हमारे पास बहुत एक मुश्किल एक सवाल हमारे सामने था, डिलेमा था कि हम ट्राइब्स को अपने देश में, जैसे बाकी मान लीजिए लोग रहते हैं कि शहरों में रह रहे हैं, लेट्स से अज्यूम करें, या मॉडर्न जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है, उनको वैसे हम अपने जो बाकी देश के साथ इंटीग्रेट करें, या फिर हम उनको, जैसे मान लीजिए कोई चाह रहा था कि जंगल में रहना, कोई चाह रहा था अपने
प्रिमिटिव तरीके से रहना उनको वैसे ही रहने दें, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं असिमिलेशनिस्ट, या फिर हम असिमिलेट करवाएं उनको, या फिर हम उनको आइसोलेट ही कर दें, ठीक है। आइसोलेट, जैसे वो सदियों से रहते आए थे आइसोलेटेड, उनको वैसे ही जीने दें। तो यहां पर ये सवाल जब गहरा गया तो यहां पर हम जो नेहरू जी की पंचशील पॉलिसी देखते हैं, पंचशील पर आपको सवाल भी पूछा जाता है, व्हाट इज जवाहरलाल नेहरूज पॉलिसी ऑफ पंचशील, ट्राइबल पंचशील, ठीक है। तो इसलिए इशू ऑफ इंटीग्रेशन ऑटोनॉमी आप यहां पे देखेंगे। तो ये 1-1.25 घंटे का लेक्चर है, इसमें आपको बहुत से ऐसी बातें मिलने लगेंगे कि यू शुड रिसर्च, यू शुड रीड मोर, इग्नू से पढ़ सकते हैं, गूगल कीजिए, मिनिस्ट्री है ट्राइबल अफेयर्स की, उस पर जाके देखिए, ठीक है। तो आपको नई नई डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं उसके बारे में जानिए, इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको इंपॉर्टेंस को मान के चलेंगे तो एग्जाम में कम से कम 20-25 नंबर की बात हो रही है दोस्तों। तो प्लीज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक्स्ट्रा आपको एफर्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो लगा हुआ वीडियो कि ट्राइबल कम्युनिटीज वाला, इसको आप देखिए। एंड देन B4 है ना, B3 में ट्राइबल कम्युनिटीज की बात है, लेटेस्ट डेवलपमेंट आप पक्का देख के रखिए। एंड जो गूगल करना पड़ेगा आपको, मिनिस्ट्रीज पे जाना पड़ेगा, अखबारों में कुछ कुछ अगर डेवलपमेंट देखनी पड़ेंगी, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप करेंगे तो फायदा मिल सकता है। देन B4 सोशल क्लासेस, भारत में वेरियस तरह की क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं हर एक लेवल पर। एग्रेरियन सोसाइटी में जाएंगे तो आपको अलग तरह से आपको क्लासेस नजर आएंगी। ऐसा जैसे कि एक पर्टिकुलर थिंकर ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि आप वहां जाके देखें कि कोई ऐसे बहुत पुश्तैनी, बहुत पुराने जो लैंडलॉर्ड्स बैठे हैं, कुछ ऐसे लैंडलॉर्ड्स हैं जिनको अंग्रेजों ने बनाया, ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे मान लीजिए जो कि किसी और की जमीन पर खेती बाड़ी करते हैं बट दे आर प्रॉस्परस। देन ऐसे भी लोग हैं कि किसी की जमीन पर खेती बाड़ी करते हैं बट दे आर लेबरर्स, ठीक है। तो इसलिए वो 3-4-5 तरह की आपको एक गांव में ही एक तरह से हायरार्की नजर आती है, क्लास स्ट्रक्चर नजर आता है एग्रीकल्चर में। किसी और थिंकर ने कुछ और तरह समझा, किसी और ने कुछ और तरह समझा, ओके। वो कह रहे हैं सर एग्रीकल्चरल सोसाइटी में ही ऐसा सीमित नहीं है, हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वहां पर भी नजर आता है, ये भी जानना जरूरी है। टाउन्स में हमारे ऐसे देना, टाउन्स जहां पर इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, एंड अकॉर्डिंगली कैसे वहां पर हमें माइग्रेंट लेबर्स भी नजर आते हैं बहुत सारे, एंड इवन नॉट ओनली इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में नजर भी आते हैं। तो इसीलिए जरूरी है इनकी बात भी करें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे के पूरे यहां पे जो चैप्टर का, एंड इनफैक्ट दोस्तों बहुत अगर आप देखें पेपर 2 में उठाकर तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक मिडिल क्लास इन इंडिया। तो मिडिल क्लास की यहां बात हो रही है कि एग्जैक्टली जो मिडिल क्लास है क्या, हाउ डू वी डिफाइन इट। वेरियस थिंकर्स ने अलग अलग डिफाइन किया, कैसे क्या मिडिल क्लास बढ़ रही है, क्या घट रही है, लेटेस्ट इश्यूज क्या हैं, यहाँ पर विमेन की पढ़ाई को जो इंपॉर्टेंस दी जाती है कि नहीं दी जाती, अरेंज मैरिज होती है कि लव मैरिज होती है ना। मिडिल क्लास का बहुत वाइड स्प्रेड एनालिसिस करना जरूरी रहता है हमेशा ही कि क्या कंसर्न है, कोविड बीत गया, पेंडेमिक के बाद मिडिल क्लास के क्या क्या कंसर्न हैं, कैसे मिडिल क्लास इंपैक्ट हुआ, ठीक है। तो आपको ये चीजें कि क्या घर में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया मिडिल क्लास में, क्या अगर हम देखें मिडिल क्लास की इनकम्स बढ़ी या घटी, लेटेस्ट क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मिडिल क्लास के बारे में जितना आपको कोई ज्ञान, नॉलेज, आर्टिकल मिले तो उसको हमेशा संभाल के रखिए। बहुत मुश्किल नहीं होता आपको, मैंने जैसे बताया हुआ द हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में कुछ स्पेसिफिक थिंकर्स एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है कि कौन से थिंकर्स पढ़ने। अगर आप हमारे पेड मॉड्यूल में हैं तो सॉरी मार्केटिंग है यहाँ पर, तो वहां पर तो हम अभी करंट अफेयर्स कैप्चर करते हैं EPW, हिंदू और एक्सप्रेस से, ठीक है। लेकिन अगर आप पेड मॉड्यूल में नहीं है तो प्लीज इट्स नॉट दैट टफ, हम भी यहाँ कर रहे हैं तो आप भी वहां कर सकते हैं ना। तो ऐसी कोई चीज तो है नहीं कि कोई यहाँ पे हम स्पेशल कोई मंत्र जाप करके डालते हैं तो ये वो निकल कर आता है एक्सप्रेस का आर्टिकल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए आप अपने लेवल पर भी पढ़ाई कीजिए, अपने चाहे आपका स्टडी ग्रुप है, ऑर्गेनाइज स्टडी ग्रुप है, तो उसमें बैठ के पढ़ाई कीजिए। इट इज डूएबल, इट इज डूएबल। इफ योर टीचर कैन डू इट, यू कैन एब्सोल्युटली डू इट। आप टीचर से तो बहुत ही जवान है ना, जो यंग ब्लड, ओके। देन यहाँ पर आप इसको जो सोशियोलॉजी में जो कौन से चैप्टर कहाँ पे गिवन है, एंड अकॉर्डिंगली मिडिल क्लास इंपॉर्टेंट है तो आपको उस पर सेपरेट वीडियो भी मिलेगा। सोर्सेज हैं कि हमने भी घाट के जो पानी से ही हमने अपने नोट्स बनाए, एंड इग्नू बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, एंड गूगल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स आपको नजर आता है। इसको जो ढंग से यूज करेगा उसको फायदा मिलेगा, है ना। गूगल में आप बह भी सकते हैं जितना मर्जी, एंडलेसली पढ़ते रहिए, चीजें मिलती जाएंगी, लेकिन एट द सेम टाइम इफ यू नो हाउ टू यूज इट जुडिशियसली, 2-2.5 घंटे अगर आप रोज पढ़ते हैं और जो रिसर्च में उसमें आप आधा-पौना घंटा लगाते हैं तो यू विल एंड अप स्कोरिंग प्रीटी मच, जो मोर देन एवरेज, रादर आई वुड से यू विल एंड अप स्कोरिंग वेरी हाई इन सोशो, ठीक है। तो इसीलिए अब आज दोस्तों जो सवाल जो हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे, ये यूपीएससी ने पूछा अपने जो रिसेंट ही सालों में, वो जो यूपीएससी पूछता है यहाँ पर कि इंडेटेडनेस, उधारमंदी, जो हम उधार में होते हैं, इंडेटेडनेस इज वन ऑफ द सीरियस इश्यूज लीडिंग टू फार्मर्स सुसाइड। कि
जो फार्मर्स हैं वो उधार में रहते हैं, ये बहुत बड़ा कारण है कि फार्मर्स सुसाइड करते हैं। आप इसके रीजंस बताइए कि फार्मर्स उधार में क्यों हैं, एंड देन सॉल्यूशंस भी सजेस्ट कीजिए कि क्या किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। आपको लगेगा सर ये तो बड़ा ही जीएस ओरिएंटेड सवाल है। यस, जीएस ओरिएंटेड सवाल ही होता है। तो यहाँ पर आपको हम जो इसका जो सॉल्यूशन होगा नेक्स्ट टाइम देंगे। तो मैं आपको, आई रियली वांट यू ऑल टू कम फॉरवर्ड एंड स्टार्ट राइटिंग आंसर इन द कमेंट्स। ठीक है, क्योंकि ना जीएस टाइप लगता है, लेकिन इसको थोड़ा सोशो लॉजिकल बनाओ। इसमें स्टार्ट कोटिंग थिंकर्स कि अच्छा इस थिंकर की, इस राइटर की, इस रिसर्चर की स्टडी ऐसे बोलती है, एंड उस पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर विचार में जो या फिर पर्टिकुलर पैराडाइम में देखें तो ये हमें प्रॉब्लम ऐसे नजर आती है। इसको लेट्स से कि कोई पर्टिकुलर लेट्स से ये वाला थिंकर इसको ऐसे समझता है। ठीक है, डर्कहाइम को कोट कीजिए, डर्कहाइम इज रिटन एक्सटेंसिवली अबाउट सुसाइड। ठीक है, तो उसको कोट कीजिए। तो इसीलिए जैसे जितना सोशियोलॉजिकल आंसर बनता रहेगा उतने ज्यादा नंबर आप जो वहां कमांड करेंगे, टीचर को भी कन्विंस करना इजी हो जाएगा कि सर मैं पढ़कर आया हूं एंड आई नो हाउ टू राइट सोशियोलॉजिकल आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, आई रियली वांट यू ऑल टू कम फॉरवर्ड एंड पार्टिसिपेट। नहीं करोगे ना, देखो एक सिंपल सी बात है कि ना, बहुत ही बढ़िया किसी ने स्टूडेंट ने सेंड किया कभी, और वो था कि यू शुड डू थिंग्स पुअरली। वो कह रहे हैं सर ये क्या मतलब बना, यू शुड डू थिंग्स पुअरली, इसका मतलब क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि सर बहुत ही बड़े एग्जांपल भी नीचे लिखे हुए थे। वो कह रहे हैं कि ना आप 5 मिनट अच्छे से ब्रश करना, आपको आलस आ रहा है सर कौन 5 मिनट जाके ब्रश करेगा? वो कह रहे हैं सर डू इट पुअरली, 2 मिनट ही कराओ, जाके दांत तो साफ करोगे, थोड़ी तो लाइफ बढ़ाओगे। 5 मिनट करने परफेक्शनिस्ट बनने निकले थे, करा ही नहीं आपने। 2 मिनट हल्का हल्का ही कर लिया, करा तो सही। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि डू थिंग्स पुअरली, एटलीस्ट डू, यू विल एंड अप डूइंग देम। ठीक है, तो इसीलिए आप उठिए, अच्छा आंसर, बकवास आंसर जस्ट फॉरगेट इट। ठीक है, तो इसलिए आइए कमेंट में आंसर बनाइए, सोचिए कि क्या बनाएंगे इसका आंसर, क्यों फार्मर्स उधार में हैं, तो वो उनको रीजन क्या होंगे उधारी के, और उसको कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एंड देन नेक्स्ट जो हमने सवाल आपसे पूछा था प्रीवियस जो अपने लेक्चर में, ठीक है, B1 B2 का जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही मुश्किल सवालों में से एक दीपांकर गुप्ता की किताब है, उससे बोरो किया। इंसिडेंटली अगेन वो किताब जैसे पुरानी किताब है लेकिन मजेदार किताब है, तो उसमें सेपरेट चैप्टर है, ऑन कास्ट है बुक का नाम, तो उसमें हमने कुछ कवर करते हैं यहाँ पर, तो अकॉर्डिंगली ये कवर हो रहा था। ठीक है, तो मैं आपको चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंस दिलाना कि चीजें ना हम पढ़ते हैं उसको मोल्ड करना आना चाहिए हमें, मोल्ड कर देंगे अगर हम तो हमारे नंबर भी मिलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्क्रीट कास्ट? ठीक है, डिस्क्रीट कास्ट की अलग अलग कास्ट नजर आती है, एंड मडल्ड हेरारकीज की हेरारकीज बहुत मडल्ड अप है कि ये कास्ट उससे ऊपर नहीं, कहीं और जाके देखें तो ये कास्ट उसके ऊपर, अरे कोई और देखें तो ब्राह्मण में भी मल्टीपल कास्ट हैं, वो ब्राह्मण की कास्ट ऊपर नीचे, ये हो क्या रहा है? ठीक है, कास्ट अलग अलग नजर आती है लेकिन हायरार्की बड़ी ऊपर नीचे है। कहीं पर कोई जैसे किसी जगह पर जाके आप देखते हैं कि डोमिनेंट कास्ट का जन्म भी हो गया। ठीक है, कि डोमिनेंट कास्ट एज सच तो जो हमारे स्टैंडर्ड वर्ण सिस्टम में तो वो कास्ट नीचे होनी चाहिए थी लेकिन ऊपर नजर आती है। हायरार्कीज बड़ी मडल्ड अप है। ठीक है, तो आपने इसको सूटेबल इलस्ट्रेशंस देकर अपने बात को, आंसर को थोड़ा समझाना है एग्जामिनर को कि सर डिस्क्रीट कास्ट और मॉडल हायरार्की से मतलब क्या है, कि जरूरी नहीं है कि वर्ण सिस्टम या फिर कास्ट सिस्टम के हिसाब से एक कास्ट जो अगर ऊपर है दूसरी कास्ट से तो हर जगह ही ऐसे नजर आएगा, नहीं, हायरार्की कुड बी डिफरेंट। ठीक है, तो अब हम इसको भी, दिस इज अगेन हैज बीन बोरोड, चलो पास्ट ईयर क्वेश्चन है, हम अपने पेड मॉड्यूल्स में इसको चलाते हैं। तो अब इसके आगे जो आंसर आपको डिस्कस करेंगे, मैम इज डिस्कसिंग, आई एम बोरोइंग द वीडियो फ्रॉम आवर पेड मॉड्यूल्स, तो मैम डिस्कस कर रहे हैं इसको। लेट्स जस्ट फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली डज दिस एंटायर क्वेश्चन आस्क्स us to write। ठीक है दोस्तों, तो जो इसको आप जो सुनिए एंड उसके पहले प्लीज इसको समझकर पढ़कर इसका आंसर बनाने की कोशिश कीजिए, एंड लेट्स जस्ट सी कि नेक्स्ट टाइम इसका आंसर आएगा तो आपको लग रहा था कि आपने जो सही आंसर बनाया, कितना आपको काम करना है एक्सेट्रा। जस्ट एटलीस्ट जो वेक अप एंड गेट अप एंड स्टार्ट डूइंग, चाहे पुअरली चाहे हाउ एवर बैड, है ना, जब जितना बुरा हो बस लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो बस यही आपसे उम्मीद करेंगे, मिलेंगे, और अपने अगले वीडियो में दोस्तों मेहनत करते रहिए, उसका कोई भी उपचार नहीं है। आगे मैम आपको ये वीडियो के थ्रू समझाएंगी अबाउट डिस्क्रीट कास्ट एंड मॉडल्ड हायरार्कीज। ऑलराइट दोस्तों, चलिए। Hello everyone. So question for today is, what do you understand by discrete caste and model hierarchies? Substantiate your answer with suitable illustrations. So first of all, you have to identify ये जो view है ये दीपांकर गुप्ता का है, right? And इन्होंने ये 2 terms बताई हैं to describe your caste system, right? तो हमें पहले इसका meaning बताना है।
तो ये जो मीनिंग वाला पार्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा इस आंसर में, राइट? उसके बाद आपने विद एग्जांपल्स यू हैव टू प्रूव हिज पॉइंट। अब एग्जांपल्स तभी आएंगे व्हेन यू नो द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स। अगर आपने दीपांकर गुप्ता का व्यू नहीं भी पढ़ा हुआ है इन एग्जाम में, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो सब काफी ज्यादा थिंकर हैं, तो कई कंटेम्प्रेरी थिंकर्स आपने नहीं पढ़े हो सकते एंड उसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ट्राई टू सी उसका एक लिटरल मीनिंग क्या है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए एंड आंसर लिखिए। तो कभी भी कोई जो आंसर होगा मतलब जो स्पेस है फॉर आंसर उसको खाली नहीं छोड़ना है, उसका जनरल मीनिंग देखिए क्या है एंड उसको इसके अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन इट। जनरल इंग्लिश मीनिंग से यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन हैव एन आइडिया। ऑब्वियसली यू कैन नॉट गिव a proper description of what Dipankar Gupta said, or you cannot quote that this is, taken up from Dipankar Gupta's theory on caste system. But if any question comes in the examination which you have never heard about, try to explain it along its literal meaning. So discrete का क्या मतलब होता है? Discrete English word है जिसको बोलते हैं individually separate and distinct. तो सबसे पहले discrete caste की जब बात होगी तो इसका मतलब separate और being distinct from others. Muddled hierarchies. So muddled का क्या मतलब is muddled का मतलब है that is not arranged in a proper order, right? Which is not clear or coherent. तो उसका मतलब है कि वो muddled है, right? And caste एक discrete और एक separate और एक distinct identities and different castes, right? अब हम इसको थोड़ा सा we'll elaborate and try to understand कि what Dipankar Gupta has tried to explain, right? So ये जो व्यू है उनका वर्क है इंटेरोगेटिंग कास्ट, राइट? उसके अंदर ये वाली जो दो चीजें हैं ये बताई गई हैं। काफी रीसेंट बुक है, रीसेंट इन द सेंस इफ वी टॉक अबाउट थिंकर्स, तो अभी ये 2000s में लिखी गई है, तो विद रिस्पेक्ट टू थिंकर्स काफी रीसेंट वर्क है, राइट? सो इस बुक में इन्होंने ये बात की है। अब क्या है कि अगर हम एक व्यू पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल लुई डेमो का व्यू पढ़ते हैं हम कास्ट सिस्टम में, वो क्या कहते हैं कि कास्ट सिस्टम की जो पूरी आइडियोलॉजी है वो हायरार्की पर ही बेस्ड है, राइट? जो फाउंडेशन है कास्ट सिस्टम का वो हायरार्की है, और इसको सपोर्ट करने ये हायरार्की किस वजह से? बिकॉज ऑफ द डुअल प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन, राइट? तो ये एक यूनिवर्सली बिलीव्ड थिंग है कि ये कास्ट सिस्टम है तो मतलब हायरार्की है, एक हायरार्किकल सिस्टम है जिसमें ऑक्यूपेशन की प्योरिटी और पोल्यूशन, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, प्योरिटी या पोल्यूशन की ऑक्यूपेशन की वजह से इनको एक हायरार्किकल पोजीशन दी हुई है। एक section of society, for example Brahmins, they are more related with priestly work or with education, तो उनको एक ज्यादा ऊपर पोजीशन दी गई है। अगर हम शूद्रस की बात करें, their work, their occupation has been connected with your pollution, तो उनको नीचे वाली पोजीशन, inferior पोजीशन दी गई है, राइट? अब इसको चैलेंज करते हुए दीपांकर गुप्ता ने बोला है कि जो कास्ट सिस्टम है उसमें जो हायरार्की है वो इतनी नीटली डिफाइंड नहीं है जैसे हम बोलते हैं कि ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, एक डिस्टिंक्ट ब्लॉक्स नहीं है। ये जो हायरार्की है ये काफी मिक्स्ड अप है और काफी अनटाइडी काइंड ऑफ थिंग है। तो ये सब कुछ इन्होंने इनका नाम क्या दिया? मॉडल हायरार्कीज, राइट? अब इसका एग्जांपल क्या है कि जो शूद्रज हैं, विद फॉर एग्जांपल जैसे श्रीनिवास, एम.एन. श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट का बात करी है, राइट? तो जो डोमिनेंट कास्ट है उनके पास बाय द वर्च्यू ऑफ नंबर्स, राइट, एंड कंट्रोल ओवर लैंड, दे हैव ऑक्यूपाइड द पॉलिटिकल पावर। तो पॉलिटिकल पावर के वजह से दे हैव गेन्ड सोशल मोबिलिटी, राइट? वो एक बाकी अगर शूद्र कास्ट से कंपेयर किए जाए तो जाट्स, यादव्स, आहिर, उनकी पोजीशन ज्यादा मानी जाती है, राइट? उनमें भी जो कास्ट सुपरियोरिटी है दैट कैन बी इक्वेटेड विद द कास्ट सुपरियोरिटी इन क्षत्रियज और ब्राह्मण्स, राइट? फॉर एग्जांपल इनफैक्ट जो यादव क्लैन है, दे क्लेम दैट दे डिसेंड फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, राइट? सो ये वाली चीजें हैं। तो इसमें एक प्रॉपर हायरार्की नहीं है कि हम बोल दें कि ये एक ब्लॉक्स है ब्राह्मण का, सारे ब्राह्मण टॉप पे हैं, ठीक है, सब ब्राह्मण्स की सेम पोजीशन है या सब शूद्रस की सेम पोजीशन है। नो, ऐसा नहीं है, राइट? अगर एक और एग्जांपल अगर हम ले तो ब्राह्मण्स बाय द नेम ऑफ बैरागी ब्राह्मण्स यू यूज्ड टू बेग फॉर फूड एंड ईट, वो वाले जो ब्राह्मण्स है
उनको एमपी राजस्थान में ओबीसी का स्टेटस दिया गया है, राइट। सो आप देख रहे हैं एक प्रॉपर हायरार्किकल सिस्टम, जो कि पुराने जितने भी अभी तक हमने थिंकर्स पढ़े हैं, जीएस घोरे, एमएन श्रीनिवास, एन रे बेटे को कुछ भी पढ़ा है, या लुई डमो, तो उन्होंने हायरार्किकल पोजीशन बताई है कि एक हायरार्की होगी, एक ब्लॉक्स हैं जो कि जो भी लोग उसमें होंगे वो एक पोजीशन होगी जो कि फिक्स्ड है। बट with changes in the education system या reservation या acquiring of political power, ये जो हायरार्किकल सिस्टम है ये एक यूनिफाइड सिस्टम नहीं है या एक यूनिवर्सल सिस्टम नहीं है। हमें डिफरेंट डिफरेंट हायरार्कीज मिलेंगे इवन इन द ब्लॉक्स, राइट। तो उसी नोशन ऑफ हायरार्की को दीपांकर गुप्ता बोले ये एक आर्बिट्ररी चीज होगी अगर हम मान लें कि एक ही यूनिवर्सल एक्सेप्टेड वर्जन ऑफ हायरार्की है, इनका सिस्टम नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो हायरार्की है इसको मडल्ड बोल सकते हैं, राइट। मडल मतलब क्लियर नहीं है, कोहेरेंट नहीं है, राइट। तो ये एग्जाम्पल, ये मीनिंग हमारा क्या है, इसमें हम एक यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ पोजिशनिंग ऑफ डिफरेंट कास्ट नहीं बता सकते, राइट। डिफरेंट कास्ट के विद इन में भी डिफरेंट डिफरेंट हायरार्की। इसमें एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ की के अंदर, जहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पैसिव अनटचेबल कास्ट थी पहले, दे यूज्ड टू एक्सेप्ट देयर फेट के दे हैव बीन बोर्न इन द लोअर कास्ट। अब यही उनकी जो लाइफ है ऐसी ही है, राइट, फुल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड ह्यूमिलेशन। बट नाउ दे हैव बिकम एग्रेसिव, मिलिटेंट, दे आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स। अगर हम द भीम आर्मी की बात करें विच हैव बीन फॉर्म्ड इन यूपी बाय चंद्रशेखर आजाद, या आप दलित असर्शन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले, राइट, दलित असर्शन। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हम एक प्रॉपर हायरार्की की बात करते हैं वो नहीं है। इनफैक्ट विद इन कास्ट में हम देखें तो एक क्लास भी होगी, कुछ सेक्शन ऑफ दलित्स एंड दे आर मोर सोशली मोबाइल देन अदर्स। तो ये सब चीजों की वजह से वी कैन से कि एक यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ, अगर हम हायरार्की की बात करें, अगर हम क्वेश्चन पूछें कि इज देयर अ सिंगल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कास्ट हायरार्की which unites all those who belong to the caste system, then the answer will be negative. No, ऐसा नहीं है। Different criteria of hierarchies and different systems of hierarchies within this whole system are present, right? So इसका मतलब था modern hierarchies। Adult तो hierarchy को बोल hierarchies का, right? सेकेंड वो बात करते हैं डिस्क्रीट कास्ट। डिस्क्रीट का मैंने अभी आपको मीनिंग समझाया, इसका मतलब होता है जो एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी हो, सेपरेट फ्रॉम अदर, उसको डिस्क्रीट कास्ट बोल लेते हैं, राइट। तो जैसे हमने पहले अभी पीछे डिस्कस किया, ही सेज देयर आर मेनी कंपीटिंग हायरार्कीज विद इन द कास्ट सिस्टम, ठीक है। अब वो कास्ट सिस्टम को दीपांकर गुप्ता ही डिफाइंस एज अ फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन ऑन बेस्ड ऑफ वेल्थ बोल लो, स्टेटस बोल लो, पावर बोल लो, राइट। सो डिफरेंशिएशन की फॉर्म है रादर देन टॉकिंग अबाउट हायरार्की, राइट। डिफरेंसेस हैं विद इन वन वर्ण ऑल्सो, राइट। एक वर्ण होती है, एक जाति होती है। वर्ण हमारा एक यूनिवर्सल सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जाति इसमें डिफरेंट सब कास्ट आ जाती हैं, राइट। सो ये जो जाति, जो डिफरेंट सब कास्ट है, उनमें हायरार्की नहीं है, अ फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन है विच इज बेस्ड ऑन वेल्थ, स्टेटस एंड पावर, राइट। सो इससे क्या होगा, हर कास्ट एक डिफरेंट और डिस्टिंक्ट एंटिटी बन जाएगा, राइट। समझ रहे हैं आप इस बात को, कि वो कह रहे हैं कि एक हायरार्की का जो प्रिंसिपल, जैसे लुई डमो बोलते हैं कि यही फाउंडेशन है हमारे कास्ट सिस्टम की, दीपांकर गुप्ता उसे उल्टा जाकर बता रहे हैं कि कास्ट इज अ फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंसेस हैं विद इन कास्ट, राइट। अगर हम एक वर्ण के अंदर डिफरेंट सब कास्ट लें, उसमें देयर विल बी डिफरेंसेस, उनमें किसी के पास वेल्थ होगी, कुछ ज्यादा सोशली मोबाइल होंगे। जैसे अभी मैंने ओबीसी की बात करी, ओबीसी सेक्शन में डोमिनेंट कास्ट हैं, यादव्स हैं, अहीर्स हैं, कुर्मीज हैं, राइट। तो उनमें क्या होगा कि उनका फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ओबीसी कास्ट, राइट। सो ये वाली जो चीजें हैं, इसको वो बोल रहे हैं, ये दिस कीप्स द अलाइव द डिस्क्रीट नेचर, वो एक डिस्टिंक्ट बोल दिया। सो एज अ कास्ट, मतलब अगर एज अ सिस्टम हम देखें कि ओबीसी है, तो वो एक डिस्क्रीट आइडेंटिटी नहीं कह सकते हम कि सब ओबीसी सेम लेवल पर है, नहीं।
हर कास्ट का अपनी अपनी आइडेंटिटी है जो ओबीसीज के अंदर है, राइट। ये तो जस्ट एग्जांपल दिया विद रिस्पेक्ट टू ओबीसीज। अगर हम उसकी शुद्ध दलित का में भी कास्ट देखें, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट है, उसमें भी कुछ ज्यादा सोशली मोबाइल होंगी जिन्होंने ज्यादा फायदा उठाया विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन, और कुछ अभी भी बैकवर्ड रह गई, राइट। फॉर एग्जाम्पल मूसाहार कास्ट है इन बिहार, राइट। सो अब अगर हम किसी और दलित कास्ट के साथ कंपेयर करें उनका, तो उनकी सिचुएशन काफी बुरी है, राइट। बिकॉज कोई इकोनॉमिक पावर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, राइट। तो अभी इसमें वो आगे एक्सप्लेन करते हैं कि जो हायरार्किकल रूल है, इससे कैसे आपको एक टाइप की कंसेशन कैसे मिलेगा। वो कंसेशन ऐसे मिलेगा इफ यू आर बेटर ऑन द एक्सिस ऑफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर, राइट। उस एक्सिस में अगर आप बेटर हैं तो आपको हायरार्किकल रूल से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एंड दिस रिलैक्सेशन विल बी इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर द मडल्ड हायरार्कीज, राइट। और इस मडल्ड हायरार्की की वजह से डिफरेंट हायरार्कीज हैं, हर कास्ट अपनी डिफरेंट और डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को मेंटेन करेंगे, जिसको वो डिस्क्रीट कास्ट बोलते हैं, राइट। अगर हम एग्जांपल लें इस विद रिस्पेक्ट टू दिस, फॉर एग्जांपल जो जाटव्स हैं, अगर दलित्स में देखें, जाटव्स ने सबसे ज्यादा दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द रिजर्वेशन। और इनको अगर फॉर एग्जांपल वी वांट टू कंपेयर विद योर मूसाहार कास्ट, सो आप देख रहे हैं दोनों दलित्स हैं पर डिफरेंस है, ठीक है। तो इसी कास्ट में जाटव्स ऑफ आगरा या फिर इजावाज ऑफ केरला, तो इन लोगों ने दे आर विद इन देयर वर्ण दे हैव अ हायर पोजीशन। ये किस वजह से है, वो हायरार्किकल रूल कैसे रिलैक्स किया गया, बिकॉज differences in economic factor or in political power, right? So and एक और पॉइंट है कि अगर आप इकोनॉमिकली वन कास्ट इज बेटर, सो उससे क्या होता है कि आपका जो क्लेम है टू वेल टू डू सेक्शंस, कि यू आर क्लेमिंग कि हमारे जो पोजीशन है इट इज हायर अप द सोशल हायरार्की, वो ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट हो जाती है जस्ट बिकॉज यू हैव इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर। फिर अपनी ही बुक में दीपांकर गुप्ता ये भी क्लियर करते हैं कि जो कास्ट हैं वो पहले डिस्क्रीट कैटेगरीज के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, वो एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होगी। अगर हम जाट्स की बात करें या ब्राह्मण्स की बात करें, राइट, या कुछ क्षत्रियस में कोई राजपूत्स की बात करें, पहले वो एक डिस्टिंक्ट एक डिस्क्रीट कैटेगरी होंगे, उसके बाद हायरार्की का रूल आएगा। पहले वो अपना एक बाउंड्री सेट कर लेंगे, एक कास्ट एक डिस्क्रीट कैटेगरीज में अपने आप को डिवाइड करेंगे, उसके बाद पोजिशनिंग होगी हायरार्कीज के अंदर। एंड हायरार्किकल जो रूल है वो काफी लेटर आया, एंड वो भी बहुत क्लियर और डिस्टिंक्ट नहीं है, which he calls, as I told you, it's quite muddled, it's unclear, it's not coherent, right? तो एंड उसके बाद दीपांकर गुप्ता ऑल्सो सेज कि जो कास्ट लो डाउन द स्केल है इन द caste system, they now they are not accepting the degrading status, like I told you, economic power आ गया, they're aware of their rights, तो इसको वो बोलते हैं sacerdotal view of caste, so they are not ready to accept a lower status। जैसे आप बोला दलित assertiveness, ये क्वेश्चन आ चुका है इन योर प्रीवियस ईयर पेपर्स सोशियोलॉजी के अंदर। इसमें डिफरेंट आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, भीम आर्मी की बात कर सकते हैं, देन एक दलित पॉप, this has also emerged, like there's a young girl by the name of गिन्नी in पंजाब। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप पंजाबी गाने सुनते हैं तो उसके अंदर जो जाट कास्ट होती है उसके बारे में काफी होता है, राइट, वो वर्ड हमेशा इट विल बी रिपीटेड। दिस गर्ल शी हैज स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग जिसमें शी asserts her identity as चमार, राइट। तो उसके ऊपर गाने गाए, शी लाइक इफ यू गेट अ चांस उसकी वीडियो देखोगे, लाइक शी इज अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल एंड शी सेज आई एम नॉट afraid of asserting my identity as a chamar, I'm really proud of that, and वो as a dalit pop emerge होके आ रहा है and it's getting very popular, so एक dalit assertiveness है, right। तो उसकी बात की गई है, so they're not ready to accept कि ये slur है, या we are ready to accept कि हमारा degrading status है because we are born in one family, right। so ये चीजें हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हर कास्ट अपना एक डिस्क्रीट अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बना रही है, उसके बाद हायरार्की आ रही है, और हायरार्की भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर है, राइट, बिकॉज ऑफ अटेनमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड योर पॉलिटिकल पावर, राइट। ओके, उसके बाद है हमें एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें उन्होंने बोला है कि एग्जांपल्स के साथ
इलिस्ट्रेट करें। ऑल्दो हमने बीच बीच में वी हैव कोटेड एग्जांपल्स, अब हमें प्रेजेंट डे सिनेरियो के अंदर वी हैव टू रिलेटेड विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रीट कास्ट एंड मॉडल हायरार्कीज, राइट। सो अगर हम डिस्क्रीट कास्ट की बात, तो पेजेंट मूवमेंट देखें, अगर हम उद में उसका एग्जांपल लें, तो इसके अंदर ऑल्दो द पेजेंट्स फ्रॉम डिफरेंट वेरियस कास्ट ग्रुप्स दे केम टुगेदर, राइट, बट जो कास्ट सेपरेशन थी विद इन डिफरेंट कास्ट ग्रुप, विद इन डिफरेंट सब कास्ट, वो मेंटेन की गई। इसमें क्या हुआ, जो अहिर फार्मर्स थे उनको फेड अहिर्स ही कर रहे थे, कुर्मीज को कुर्मीज ही खाना दे रहे थे, राइट। सो ऑल्दो दे वर यूनाइटेड ऑन अ पॉलिटिकल फ्रंट, बट स्टिल उनका जो सेपरेशन थी एज अ कास्ट या एज अ डिस्टिंक्ट और डिस्क्रीट कैटेगरी, राइट, वो मेंटेन की गई। अब इसमें हम अगर रिजर्वेशन का इशू भी देखें, उसमें भी यही होता है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू योर ओबीसी रिजर्वेशन। तो ओबीसी एक एक यूनिवर्सल टर्म है, इसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ कास्ट आती हैं, जिनकी हायरार्की में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस है। ऑल्दो पॉलिटिकली दे मे बी यूनाइटेड, बट स्टिल जो सेग्रीगेशन है, जो सोसाइटी में पोजीशन है, वो स्टेटस है, वो सब डिफरेंट रहेगा, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है धनकूस, कुर्मीज, अवधीज, दे आर पोजिशन डिफरेंटली ऑन द हायरार्किकल सेट, बट टू गेट political power for all these issues with respect to power and status, तो वो एक they come together and form a single association with the name of Kurmi Association, राइट। सो ये एक एक डुअल चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कि जहां एक डिस्क्रीट कैटेगरी को मेंटेन किया जाता है विद इन द सेम वन, बट गिवन द प्रेजेंट सिनारियो, कुछ रिजर्वेशन की फाइट है, या फिर एग्जांपल ऑफ पेजेंट मूवमेंट इन उद की हमने बात की, तो उस टाइम पे दे कम टुगेदर, राइट, सो टू गेन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर, राइट। देन एक एग्जाम्पल और भी है, लाइक ब्राह्मण सच एस तिवारीज, ओझाज, उपाध्याय, जाज, दे हैव बीन सीन टू एंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। वैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटी वाज विद रिस्पेक्ट टू शूद्रस, राइट, बट स्टिल they are engaging in this, but without losing their discrete identity, right, जो उनकी their position higher up the hierarchical state because of their प्योरिटी वाला प्रिंसिपल, वो स्टिल मेंटेन्ड है, राइट। पे एक कोड भी दिया गया है, तो सो देयर इज अ थिंकर बाय एबी ड्यूबस, उसमें एक ब्राह्मण ने कन्फेस किया कि टू फिल वंस बेली वन मस्ट प्ले डिफरेंट पार्ट्स, राइट। सो अब अगर हम प्रेजेंट डे सिनारियो की बात करें, तो टू सरवाइव, तो डिफरेंट पार्ट्स प्ले करने पड़ते हैं। वो जो प्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट है, वो जो स्टेटस है, वो मेंटेन्ड रहेगा, even though they have engaged in a profession which is reserved for the Shudra caste, right? तो उसके बाद we can talk about कि कैसे जो forward castes हैं, right? They have been demanding for so इसका क्या रीजन है? This is an old article by Satish Deshpande in Indian Express, forward caste के ऊपर and their demand for a reservation. So please go back and read that article. It's a very nice article. So क्या हुआ है, forward caste जो है ट्रेडिशनली एग्रीकल्चरल कास्ट है, राइट, एग्रीकल्चर अब रेम्यूनरेटिव नहीं रहा है, और उसी सेम विलेज के अंदर जो दलित्स हैं, दे हैव यूज्ड रिजर्वेशन और उनमें सोशल मोबिलिटी हुई है, राइट, दे हैव ऑक्यूपाइड गुड जॉब्स, गुड वेल पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स। तो फॉरवर्ड कास्ट में जब एग्रीकल्चर रेम्यूनरेटिव नहीं रहा है, दे आल्सो वांट टू द शेयर इन द एजुकेशन, इन द गवर्नमेंट सेक्टर, बट वो किसके थ्रू लेना चाह रहे हैं? रिजर्वेशन के थ्रू देना चाह रहे हैं, which is although it's against their well defined social status and hierarchy, विलेज के अंदर उनकी जो पावर है, राइट, जो उनका स्टेटस है, हायरार्की में जो लेवल है, वो हाई है, बट अगर हम प्रेजेंट डे सिनारियो में देखें, ओनली बिकॉज इकोनॉमिक पावर हैज बिकम इम्पोर्टेंट, राइट, एंड एग्रीकल्चर अब इस टाइम पर इतनी रिम्यूनरेटिव नहीं रही है, तो दे हैव स्टार्टेड आस्किंग फॉर रिजर्वेशन। ये बहुत अच्छे से सतीश देश पांडे ने अपने आर्टिकल में समझाया हुआ है, तो इसको प्लीज फॉरवर्ड का, आई एम नॉट रियली रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ एग्जैक्ट नेम ऑफ द दैट आर्टिकल, बट इट वाज समथिंग रिलेटेड टू द फॉरवर्ड कास्ट। यू विल सर्च ऑन गूगल, सो यू विल गेट दैट आर्टिकल, तो बहुत अच्छा है। सो अब देख रहे हैं कैसे प्रेजेंट डे सिनारियो में जो डिस्क्रीट कैटेगरीज हैं, हाउ विद इन द हायरार्किकल सिस्टम वो अपनी डिस्क्रीटनेस मेंटेन करते करते
बट जो प्रेजेंट डे सिनारियो है जहाँ पे उनको सोशल मोबिलिटी चाहिए, दे नॉट केयरिंग अबाउट कि जैसे रिजर्वेशन की बात करें, राइट, या पॉलिटिकल पावर का गेन करना है, उसके लिए दे आर रेडी टू गिव सर्टन लीवे एंड कंबाइन विद द अदर कास्ट, अदर सब कास्ट, राइट। तो अब ये हमने डिस्कस कर लिया, हमने डिस्क्रीट कैटेगरीज देख ली क्या है, व्हाट इज द मीनिंग डिस्क्रीट कास्ट, देन हाउ हायरार्की हैज बीन मॉडल्ड, एक कोई क्लियर कोहेरेंट सिस्टम नहीं है, राइट। उसके बाद हमने प्रेजेंट डे सिनेरियो में डिस्कस किया कि कैसे ये डिस्क्रीटनेस मेंटेन कर रही हैं, बट for the purpose of gaining political power, economic power, or share in the modern education system and government jobs. So कैसे they are ready to go beyond their well-defined social status and hierarchies, right? So अब उसके बाद हमने एंड में क्या करना है, कंक्लूजन जरूर लिखने। स्टूडेंट्स की आदत होती है सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं पर कंक्लूजन नहीं लिखते। प्लीज अपने आंसर को ओपन एंडेड मत छोड़िए, चाहे 10 नंबर का क्वेश्चन है चाहे 20 नंबर का क्वेश्चन है, कंक्लूजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमने इतना बड़ा आंसर लिख दिया, इतने वर्ड्स यूज कर लिया, अभी कंक्लूजन लिखनी जरूरी है? यस, बहुत जरूरी है। अगर आप आंसर को ओपन एंडेड लिख रहे हैं तो यू नॉट रियली एंडिंग द आंसर, आपने एक बस एक अब्रप्ट एंड कर दिया। तो हमेशा कंक्लूजन कंक्लूजन जिसको हम सिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है, उसको आपने जरूर लिखना है। एक समराइज, एक बैलेंस्ड ओपिनियन देनी है, राइट। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जहां आज मॉडर्न एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइग्रेशन की वजह से जो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन का फीचर वाज इन एसोसिएटेड विद कास्ट सिस्टम, वो कम होता जा रहा है, वो एसोसिएशन कम होती जा रही है। सो इट्स क्वाइट नेचुरल कि डिफरेंट स्केल्स ऑफ पैरामीटर्स फॉर डिटर्मिनिंग द हायरार्कीज विल कम, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, उसकी वजह से एक एक मडल्ड हायरार्की का क्रिएट होना इज अ obvious thing, ठीक है। So there will not be a single universally accepted caste hierarchy that will unite all the castes together, but still at one level अगर हम देखें वो एक बाउंड्री जरूर होगी, उससे ज्यादा मोबिलिटी नहीं होगी, दलित ब्राह्मण नहीं बन जाएगा एक दिन में, राइट। सो वो वाली बाउंड्री हमेशा मेंटेन होगी, बट हाँ, विद इन सिस्टम एक डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ हायरार्कीज जो हैं वो आएंगी, एंड देयर विल नॉट बी अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ योर दिस कास्ट सिस्टम। जो हायरार्की है उसका एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम नहीं होगा, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन अबाउट, दिस वाज हैज बीन अर्लियर आस्क्ड, एंड ये अच्छा व्यू है दीपांकर गुप्ता का। दीपांकर गुप्ता के आप एक और बुक है मिस्टेकन मॉडर्निटी, वो टाइम मिले तो प्लीज जरूर पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है। देन आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस आर्टिकल इन इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में काफी सतीश देश पांडे ने, अदर sociologists keep writing articles, तो उनके just keep an eye if you come across any article written by a sociologist, तो अपनी sociology paper 2 के लिए उसको please रख लें। And so this was the question, so thank you very much.